मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आजीवन नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ अपने नोट्स साथ साथ पूरे करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति है, शांति है, शांति है। अपने दोनों हाथों को मिलाएं, हथेलियों में घर्षण करें। उत्पन्न ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगाएं। धीरे से आंखें खोलें। सभी को सादर प्रणाम। तो हमने कल स्टार्ट किया था नर्वस सिस्टम। मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल होगी? जी सर। जी हाँ। भावना जी, पूजा जी, अगर मेरा नेटवर्क इशू हो तो मुझे कॉल कर देना। ओके। मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ एक बार। नर्वस सिस्टम, इसको हम हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहते हैं। नर्वस सिस्टम को मेनली इसके दो भागों में डिवाइड किया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सामान्य में सीएनएस कहते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पीएनएस कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि सुषुम्ना, मेरुरज्जु या रीढ़। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके अंतर्गत दो चीजें आती हैं, सेंसरी पाथवे एंड मोटर पाथवे। सेंसरी का अर्थ होता है जो सेंसेशंस को हमारे मस्तिष्क में ले जाएं। जैसे सामान्य रूप से ज्ञानेंद्रियों को हम बोलते हैं कि ज्ञानेंद्रियों से सेंसेस अंदर गए हैं। और मोटर, जो ब्रेन से जो रिफ्लेक्ट हुआ, जो एक्शन हुआ, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट हुई या जो चेंजेज आए हैं, वो मोटर पाथवे, मोटर के जो मोटर न्यूरॉन होता है उसके थ्रू होता है ये। और मोटर पाथवे, इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एसएनएस यानी कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम, इसको ये वॉलेंट्री होता है यानी कि ऐच्छिक। ऐच्छिक यानी कि जो हम अपनी इच्छा से हम करते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इनवॉलेंट्री। ऑटोनोमिक यानी कि जो ऑटोमेटिक होता है अपने आप, जैसे हमारे अ, आहार नाल में जो खाना ऑटोमेटिक ही अंदर आगे बढ़ता जाता है, ड्यूोडेनम से जेजुनम, इलियम, अपने आप ही मूव करता है, हमें पता नहीं है, वो ऑटोमेटिक होने वाली मूवमेंट है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो एक्साइटमेंट वाली जो चीजें होती हैं वो आता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो रिलैक्सेशन वाली चीजें होती हैं, इसमें वो चीजें हैं। तो आप इन सब की फुल फॉर्म अच्छे से यहाँ पे इनकी आप पढ़ के इनको याद कर लेंगे। मस्तिष्क यानी कि ब्रेन की जो लेयर होती है उनको मेनिंजेस कहा जाता है। और ब्रेन में तीन तरीके की लेयर होती हैं और वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारी सिर है, सिर में ऊपर ये बाल है, बाल के जस्ट नीचे यहाँ पे देखो स्कल बोन है, स्कल बोन के नीचे जस्ट ये जो यहाँ पे एक सबसे ऊपर की होती है उसको ड्यूरामेटर कहते हैं। सेकंड जो लेयर होती है अर्कनाइड मैटर, ये बीच की होती है, अर्कनाइड मैटर आएगा यहाँ पे, अर्कनाइड मैटर। और जो तीसरी जो सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको पायामीटर कहते हैं। मेनिंजेस क्या होता है? मेनिंजेस यानी कि परतें, यहाँ पे परतों को मेनिंजेस नाम दिया जाता है मस्तिष्क में, लेयर को। जैसे हमने पढ़ा था किडनी में भी तीन लेयर होती हैं, तो यहाँ पे लेयर को मेनिंजेस कहा गया है। अब और क्या होता है,
कई बार इस लेयर में सूजन आ जाती है। सूजन आ जाती है तो सूजन आने की वजह से एक बीमारी होती है जिसका नाम है मेनिंजाइटिस। मेनिंजिस के अंदर जो प्रॉब्लम आई है उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारे मस्तिष्क है, मस्तिष्क ये बाहर खोपड़ी है, ऊपर हड्डी है, यहाँ पे हड्डी के नीचे 3 लेयर है। उनके बीच में जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये CFC फ्लूइड है। CFC यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये भरा हुआ होता है। जब ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बढ़ जाता है, इसकी सामान्य अवस्था ज्यादा हो जाती है तो यहाँ पे सूजन आ जाती है। उसी को ही बीमारी को मेनिंजाइटिस कहते हैं। जब ये सूजन, इसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं दिमागी बुखार। दिमागी बुखार क्या होता है, ये CFC जो लिक्विड है ये ज्यादा हो जाता है। इसको सामान्यतः बुखार या फिर अपनी देसी भाषा में दिमागी बुखार इसको हम कहते हैं। सर ये CFC है CSF है, क्या बोलते हैं सर? सॉरी, CSF होता है, CSF होता है, सॉरी, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। C से जी सेरिब्रो, S से स्पाइनल, F से फ्लूइड। ठीक है, जी सर, सेरिब्रो यही स्पाइनल। करें। ओके जी, हाँ। हाँ, जब ये ज्यादा हो जाता है तो इसका सॉल्यूशन यही है कि लिक्विड ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे, अपनी डॉक्टर क्या करेगा, जो हमारी वर्टिब्रा है उसमें इंजेक्शन लगाएगा। यहाँ पे पंचर कहा गया, पंचर यानी कि एक तरीके से पिन करना। वो पिन करके इस फ्लूइड को बाहर निकाल देना, जिससे, क्योंकि ये प्रॉब्लम इस फ्लूइड के बढ़ने से हुई है ना, फ्लूइड बाहर निकल जाएगा, अपने आप ही प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो इसको लंबर पंचर करके CSF को बाहर निकाल दिया जाता है। ब्रेन हमने कल पढ़ा था कि ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेंट्रल पार्ट है, स्कल के अंदर होता है और नीचे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है। बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी है उन सबको कंट्रोल करता है, और ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेट दोनों का काम करता है। कंट्रोल यानी कि जो हमारे मूवमेंट्स हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, मेमोरी एक्शंस है, वर्किंग एंड स्पीकिंग, और भी इसके अलावा जितने वर्क, इन सबको कंट्रोलिंग का काम हमारा ब्रेन करता है। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब कि जो सिग्नल्स, जो एक्शन से लिए जाते हैं, रिफ्लेक्स जो एक्शन होते हैं, उनका काम भी ब्रेन ही करता है। ब्रेन को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। फोर ब्रेन जिसको अग्र मस्तिष्क कहते हैं, मिड ब्रेन जिसको मध्य मस्तिष्क कहते हैं, हिंड ब्रेन इसको पश्च मस्तिष्क कहते हैं। फोर ब्रेन के 3 पार्ट मेन है, मैं कह रहा हूँ मेन है, इसके अलावा और भी कई पार्ट्स होते हैं, लेकिन ये मैंने आज थोड़ा चेंज किया स्लाइड में, तो आप इन्हीं को दोहराना, हमारे लिए इतना काफी है। सेरिब्रम, थैलमस एंड हाइपोथैलमस, ये 3 पार्ट सबसे मेन है फोर ब्रेन के। सेरिब्रम जो बड़ा होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है। थैलमस और हाइपोथैलमस दोनों को, थैलमस क्या होता है, हाइपोथैलमस क्या होता है। थैलमस नीचे होता है, ये ऊपर दिखा रखा है, गलत है, नीचे होता है हाइपोथैलमस, तभी इसका नाम है हाइपो। हाइपो का अर्थ होता है नीचे, और थैलमस होगा ऊपर, और जो थैलमस के ऊपर होगा उसको इपीथैलमस कहते हैं। मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन यहाँ पे लिखा होगा, ये रहा जो एरो दिखा रखे, ये जो है ये पार्ट, इसको मिड ब्रेन कहते हैं। हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, मेडुला ओब्लंगेटा एंड सेरिबेलम। ये आपको दिखाई दे रहा है, पोन्स, मेडुला ओब्लंगेटा एंड सेरिबेलम। सेरिबेलम ये पीछे ये वाला पार्ट होता है, इसमें दिखा नहीं रखा, ये वाला जो पार्ट जो है ऑरेंज कलर का, इसको सेरिबेलम कहते हैं। ये रहा नीचे दिखा रखा है सेरिबेलम। जो सेरिब्रम होता है वो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है, लगभग 80% कवर करता है पूरे मस्तिष्क। दिखाई दे रहे हैं सबसे ऊपर जो ग्रे कलर में दिखा रहा है, सबसे बड़ा भाग जो है इसको सेरिब्रम कहते हैं। और सेकंड लार्जेस्ट जो पार्ट है वो सेरिबेलम को कहते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है नीचे ऑरेंज कलर की, ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, सेरिबेलम, ये होता है हिंड ब्रेन के अंदर। ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम, स्टेम यानी कि स्टैम्प से लिया गया है, इसकी आकृति स्टैम्प की तरह है। जैसे कि आप देखेंगे जो स्टैम्प हम लगाते हैं ना डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो लगाई जाती है, यूनिवर्सिटी लगाती है, प्रिंसिपल लगाता है, देखो इसके अंदर
मैं आपको इससे बताता हूँ। इसकी आकृति स्टैम्प की तरह, इसमें कितनी चीजें हैं देखो, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ओब्लंगेटा। देखिए पोन्स आ गई, मेडुला ओब्लंगेटा आ गया और मिड ब्रेन। यानी कि देखिए ये जो है, ये जो इसकी आकृति है यहाँ की, एक स्टैम्प की तरह है, स्टैम्प जो लगाई जाती है, इसीलिए इसको हम ब्रेन स्टेम, इसका नाम यहाँ पे रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। सेरिब्रम, ये भी हमने कल पढ़ाया था। सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का। इसके दो भाग होते हैं, जिसको हम सामान्य रूप से बोलते हैं कि इसके दो हेमिस्फीयर्स के नाम से जानते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड, यानी कि जो दाया मस्तिष्क और बाया मस्तिष्क हम कहते हैं। जो राइट हेमिस्फीयर होता है वो क्रिएटिव एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो लॉजिकल एक्टिविटीज। जैसे कि ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जो लेफ्ट साइड में है इसको लेफ्ट ब्रेन कहते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर। और जो राइट साइड में दिखाई दे रहा है, ये आपको हाफ बीच में कटा हुआ है ना, इसको राइट हेमिस्फीयर कहते हैं। कि लेफ्ट यानी कि, और इसका अपोजिट चीजों को कंट्रोल करता है। जैसे कि लेफ्ट अगर ब्रेन है तो राइट बॉडी को कंट्रोल करेगा। राइट साइड में क्या आएगा, हमारा राइट हैंड है, हमारा राइट शोल्डर है, राइट साइड में लीवर है, राइट साइड का लंग्स है, राइट साइड की लेग है। राइट साइड के जितने भी ऑर्गन आएंगे राइट बॉडी को लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक इसी प्रकार जो राइट ब्रेन है हमारा, राइट हेमिस्फीयर, वो लेफ्ट साइड की बॉडी को, लेफ्ट साइड में क्या आएगा, हमारा लेफ्ट लंग है, हार्ट है, स्टमक है, पेनक्रियाज है, नीचे की लेफ्ट लेग है। ये जो लेफ्ट साइड का जो बॉडी है उसको राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है। और इसके अलावा जो लेफ्ट ब्रेन होता है नंबर्स के लिए, यानी कि जो मैथमेटिक्स वाले होते हैं, उनका लॉजिकल माइंड ज्यादा वर्क करता है, तो उनका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है। किसी भी पर्सन का बहुत रेयर चांस है जिसके दोनों ब्रेन एक्टिव होती हैं। सामान्यतः देखा जाता है दोनों में से कोई एक ब्रेन ज्यादा जो एक्टिव होता है। तो लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल जितनी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे मैथमेटिक्स, नंबर स्किल्स, लैंग्वेजेस को लिखना, स्पोकन लैंग्वेज, ऑब्जेक्टिविटी यानी उद्देश्य, एनालिटिकली रीजनिंग, लॉजिक्स, इन सब के लिए जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर रिस्पॉन्सिबल होता है। राइट हेमिस्फीयर ये होता है आर्ट्स के लिए, क्रिएटिव एक्टिविटीज के लिए, जैसे कि म्यूजिक है, आर्ट है, इंट्यूशन है, क्रिएटिव इमेजिनेशन, कोई कल्पनाएं करना, ध्यान। ध्यान सबसे ज्यादा राइट हेमिस्फीयर वाले कर सकते हैं, उनका क्योंकि माइंड रिलैक्स रहता है। मेरे से ध्यान नहीं होता है क्योंकि मैं लॉजिकल माइंड का हूँ, कम होता है मेरे से। लेकिन ठीक इसका उल्टा, जो राइट हेमिस्फीयर वाला होता है वो इजीली ध्यान, मेडिटेशन और रिलैक्स हो सकता है, और वो ज्यादा इमोशनल भी होता है राइट हेमिस्फीयर वाला। तो आप ये पढ़ लेंगे। और इसी प्रकार आप सामान्यतः देखा जाता है कि जैसे हम आप सभी राइट हैंड से लिखते हो, कुछ कुछ लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं और बड़ा फास्ट लिखते हैं कई लोग। तो सामान्यतः देखा भी जाता है कि नीचे भी लिखा हुआ मैंने कि जो राइट हैंडेड जो पर्सन होते हैं उनका सामान्यतः लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है। सामान्यतः बोला है मैंने, हर एक को नहीं बोला, ज्यादातर। और जो लेफ्ट हैंडेड जो पर्सन होते हैं, जो लेफ्ट हैंड से ज्यादा यूज करते हैं, उससे राइटिंग वर्क करते हैं, उनका राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है। अब इनको भी आगे चार चार भागों में डिवाइड किया गया है। सेरिब्रम को मेनली चार भागों में, हमने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा था। ऊपर की जो खोपड़ी होती है उसमें 8 हड्डियां होती हैं ऊपर की तरफ, की फ्रंटल बोन है, पेराइटल बोन है, टेम्पोरल है, ओसिपिटल है, इथेमोइड एंड स्पिनोइड। याद होगा सभी को। तो इथेमोइड स्पिनोइड तो अंदर की तरफ होती है, इसलिए उनको हम यहाँ पे नहीं गिनेंगे। तो बाकी की जो और चीजें रहेगी, फ्रंटल जो बोन उसको ही फ्रंटल लोब कह देते हैं। जैसे कि फ्रंटल बोन आपको याद होगी, आगे की तरफ होता है फ्रंटल वाला एरिया जो रेड कलर में यहाँ पे दिखाया हुआ है। पेराइटल, पेराइटल जो ऊपर की तरफ होता है, दो भाग होते हैं ना पेराइटल के, तो पेराइटल लोब जो ऊपर की तरफ, जो यहाँ पे येलो कलर से दिखाया हुआ है। ऑक्सीपिटल लोब पीछे की तरफ जो ग्रीन कलर से मैं यहाँ पे दिखाया गया है, ऑक्सीपिटल लोब। सर टेम्पोरल लोब जो साइड कलर से दिखाया गया। क्या जी? मुझे पिक्चर्स नहीं दिखाई दे रही है यहाँ बुक की।
किसी को भी दिखाई दे रही क्या? आपके नेटवर्क सर दे रही हैं सर, आ अच्छे रही से है। विजिबल है सर, अच्छे दिख से। रहा है। ठीक है जी, आप अपने चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है, या लैपटॉप के दोबारा से आ जाइए आप, हाँ? ठीक है सर, ओके सर। जैसे कि ऊपर बोन को जोड़ने के लिए उनको सूचर्स कहते हैं, अंदर इन लोब को जोड़ने के लिए इनको विदर कहते हैं। विदर यानी कि इंग्लिश में इनको सोलस बोलते हैं। ये तीन होती है, सेंट्रल सोलस, पैरेटो ओसिपिटल सोलस एंड लेटरल सोलस। अब हम एक एक को, ये भी कल पढ़ाया था, फ्रंटल लोब। सामान्यतः मैंने एग्जाम्पल दिया था बनिए का, वो ज्यादा मनी माइंडेड होता है, और जो ज्यादा दिमाग वाले जो पर्सन होते हैं, जो ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, उनका माथा हम देखते हैं ना, उनका माथा बड़ा होता है। क्यों वो बड़ा होता है? सामान्य रूप से उनका आगे वाला पोर्शन ज्यादा एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि जो आगे वाला जो फ्रंटल लोब होता है, उसका काम होता है नॉलेज, ज्ञान को स्टोर करना, क्रिएटिविटी, रीजनिंग यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंटल, वो जल्दी से लोगों को जज कर लेते हैं, आइडिया, नए नए आइडिया लेके आते हैं, लॉजिक, अपना दिमाग चलाते हैं, तुक्के भी मारते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ड्रीम से सपने भी बहुत अच्छे से देखते हैं। और ये वाला पेपर में कई बार आया हुआ है, ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया कहाँ पर है? इस तरीके से आता है क्वेश्चन पेपर में। तो ये कौन से लोब में होता है? ये फ्रंटल में होता है, पैराइटल, ओसिपिटल, इस तरीके से आएगा। इसका काम क्या होता है? जैसे कि जो टीचर है, जैसे इस समय मैं हूं, मेरा ब्रोकाज एरिया ज्यादा वर्क कर रहा है, क्योंकि मुझे जो सोचना है, जो मुझे एग्जाम्पल्स देने हैं, और वो मेरे माइंड के अंदर बन रहे हैं, वो फ्रंटल लोब के अंदर से, यहाँ से बन रहे हैं। इस एरिया को ब्रोकाज एरिया कहा जाता है। और आप लोग सुन रहे हो, आपका जो ये है, ये स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है इसको, वर्निक्स बोलते हैं इसको, ये WERN आएगा, वर्निक्स एरिया। स्टूडेंट्स का, जैसे आप लोगों का ये रहा टेम्पोरल वाला, जो आपका ये वाला पार्ट इस समय ज्यादा वर्क कर रहा है, क्योंकि आप लोग मुझे सुन रहे हो। तो टीचर्स का जो एरिया, जो माइंड, जो लोब ज्यादा एक्टिव होता है, वो फ्रंटल लोब होता है। स्टूडेंट का जो एक्टिव होता है, वो टेम्पोरल लोब के अंदर होता है। पैराइटल लोब, पैराइटल यानी कि जो ऊपर की तरफ होता है, इसको पैराइटल लोब कहते हैं। ये एक तो दर्द का एहसास, जो हमें दर्द का एहसास होता है, वो इसी लोब के अंतर्गत होता है। टच, अच्छा बुरा जो भी टच होता है, उसका एहसास भी पैराइटल लोब के अंतर्गत ही होता है। टेस्ट, हमें टेस्ट कैसा लग रहा है, नमकीन है, खट्टा है, मीठा है, इसका सेंटर है। अगर यहाँ पे दिक्कत आएगी तो हमें टेस्ट आने बंद हो जाएंगे। टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो हमें लगता है ना, सर्दी होगी, बारिश होगी, आज मुझे गर्मी लग रही है, आज मुझे ठंडी लग रही है, ये जो टेम्परेचर का जो एहसास है, और प्रेशर जो दबाव है, एग्जाम का प्रेशर है, और भी कई प्रेशर हो सकते हैं, फैमिली प्रेशर है, तो इन सब का जो सेंटर है, वो पैराइटल लोब के अंतर्गत आता है। यहाँ पे अगर दिक्कत आएगी तो ये प्रॉब्लम्स हमें आनी शुरू हो जाएंगी। अगर ये वाला एरिया जो हमारे ब्रेन का ठीक रहेगा, तो हमारी ये चीजें ऑटोमेटिक बहुत अच्छे से चलेंगी। ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल बोन पीछे होती है, और उसके अंदर जो लोब है, ये दिखा रखा है, इसको ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं। ये विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि हमें दिखाई देना। जैसे कि मूवीज में भी पीछे से अगर कोई मार देता है तो आदमी बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसको दिखना बंद हो जाता है। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है ये। और हमारी आंखों की भी, जो आंखों से जो हमारी क्रेनियल नर्व होती है, सेकंड वाली, उसका नाम है ऑप्टिक नर्व। जो दिखाई दे, जो हमारी आंखों में जो पिक्चर होती है, उसका मैसेज हमारे ब्रेन में लेके जाती है ऑप्टिक नर्व। वो जाती है ऑक्सीपिटल लोब के अंतर्गत, फिर ब्रेन में जाकर पिक्चर बनती है कि सामने क्या है, किस तरीके से क्या प्रोग्रामिंग चल रही है, उसका एनालाइज करना, उसको ब्रेन तक जाना, फिर वहां से चीजों को करना कि उसको लेना है, उसको नहीं लेना है। जो यानी कि जो देखने से जो संबंधित एरिया है, उसको ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं। टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल आप समझ जाओ डायरेक्टली, आप टी से टेलीफोन से आप समझ जाओ, टेलीफोन को हम यूज करते हैं जहां पर टच करेगा, और टेलीफोन को सामान्यतः हम सुनने के लिए यूज करते हैं। इसका एरिया भी तो वर्निक्स एरिया ही कहा जाता है। स्टूडेंट्स का यही यही वर्निक्स एरिया भी यहीं पर होता है। और इसके अलावा ऑडिटरी, जो भी चीज हम सुनते हैं, सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा लोब है? टेम्पोरल लोब। ओल्फैक्टरी,
ओल्फैक्टरी एक नर्व होती है, क्रेनियल नर्व 12 होती है हमारी, और उसके अंदर सबसे पहली जो नर्व होती है ओल्फैक्टरी नर्व होती है, जिसकी वजह से हमें स्मेल आती है, मतलब कि सुगंध सुगंध आनी है, दुर्गंध आनी है, नाक से ही हमें पता चल जाता है। नाक के अंदर ऊपर की तरफ ये जो नोड्स निकले हुए होते हैं ओल्फैक्टरी नर्व के, और वहां से जब बाहर से कोई भी स्मेल जाएगी तो वहां से सेंसेशन उस नर्व से होते हुए टेम्पोरल बोन लोब के अंतर्गत जाएगा वो मैसेज। फिर यहाँ पे उसको एनालाइज किया जाएगा, सुगंध अच्छी आ रही है, सुगंध नहीं बेकार सुगंध है। तो इस तरीके से जो एनालाइज का काम होगा वो टेम्पोरल लोब के अंतर्गत आएगा। तो ये 4 लोब हमने पढ़ ली, बेसिक है बिल्कुल, इतना तो आपको 100% उंगलियों पे याद होना चाहिए ये चीज। आज हम पढ़ते हैं थैलमस को। थैलमस को सामान्यतः हिंदी में चेतक भी कहा जाता है। और चेतक कोई बताएगा कौन था चेतक? घोड़ा। महाराणा महाराणा प्रताप प्रताप जी का घोड़ा था सर, महाराणा प्रताप जी का घोड़ा जहाँ राजस्थान में हुए थे सर वो। महाराणा प्रताप जी का घोड़ा, और मेरा आदर्श है वो चेतक। क्या घोड़ा था वो, जबरदस्त। तो उसकी इतना ज्यादा वो काम, इतना बोलते कि महाराणा प्रताप की जब तक आंख भी नहीं छिपकती थी इतनी देर में वो मुड़ जाता था। और मरने से पहले भी वो लगभग 20 से 25 फीट की एक नदी थी, उसको भी जंप करके उसने पार कराया था, और पार कराते ही उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। और ऐसा घोड़ा था जो हाथी के ऊपर भी चढ़ गया था मानसिंह को मारने के लिए। तो इतना जबरदस्त था ये चेतक। तो इसकी एक्टिविटीज भी थैलेमस की जो है चेतक की तरह ही है, इस आधार पे इसको भी हम चेतक कह देते हैं। देखिए, इट इज द रिले सेंटर ऑफ आवर बॉडी। रिले सेंटर क्या होता है, मतलब कि जैसे कि एक होता है ना रेडियो का सेंटर होना, कॉरपोरेट ऑफिस होना, कि मान लेते हैं कोई कोई 20 ऑफिस है हमारे इंडिया में, सभी अलग अलग स्टेट में फैले हुए हैं, उन सब का सेंटर क्या है, दिल्ली में है। दिल्ली इज द सेंटर पॉइंट, उन सब का मेन कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में है। अब सारे ऑफिस दिल्ली में कांटेक्ट करेंगे, दिल्ली से जो मैसेज आएगा वो सभी ऑफिस में अप्लाई होगा। जैसे कि यूजीसी की जितनी भी यूनिवर्सिटी पूरी ऑल इंडिया में फैली हुई है, उनका जो सेंटर है वो दिल्ली में है। अब दिल्ली में सेंट्रल यूजीसी के वहां पे बैठे हैं, अभी भी उन्होंने ऑर्डर निकाल रखा है कि सभी यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन क्लासेज होंगी। अगर उन्होंने वहां पे ये बोल देंगे कल से ऑफलाइन होगी, तो कल से ही सारी यूनिवर्सिटीज ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएंगी। तो मतलब कि वो मेन पार्ट है। इसी प्रकार जो थैलेमस है ये मेन सेंटर है हमारे मस्तिष्क का, रिले सेंटर कहते हैं इसको। तो इसमें बॉडी लिखा है सर, जितनी भी क्या जी, इसमें रिले सेंटर ऑफ आवर बॉडी लिखा है बॉडी हो सर। गया, मेन तो वैसे भी मेन होता है, एक ही बात है, शरीर का ही तो होगा और बाहर का थोड़ी होएगा। ठीक है। जी सर। इट रिसीव्स ऑल सेंसरी इम्पल्सेस, मतलब कि जो सेंसेस जो हमें होती है, संवेदनाएं, ठंडा गर्म, अच्छा, प्यार मोहब्बत गुस्सा, जो भी जो सेंसेस जो हमें पता चलती है और जो अलग अलग पार्ट्स में जो होती है, वो भी जाकर के थैलेमस में ही जाती है। थैलेमस कहाँ पर होते हैं दिखा रखा है, देखो पीछे वाला डायग्राम कह रहा था ना, गलत लग रहा मुझे। हाइपोथैलेमस हमेशा ही नीचे होता है और थैलेमस ऊपर होता है। तो पीछे जो डायग्राम था आप उसको देख लेंगे, ये डायग्राम गलत है, मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी देखा। हाइपोथैलेमस हमेशा नीचे होता है और थैलेमस ऊपर होता है, इसको आप देख लेना, ठीक है। क्योंकि हाइपो का मतलब ही होता है नीचे, हाइपो हमेशा नीचे होता है। और अगर एक एक और होता है इपीथैलेमस, वो लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, आप अपनी नॉलेज के लिए जान लो। और दूसरा एक मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, चढ़ रहे थे, जैसे कि इपीथेलियम ना, बताओ किसी को याद है उसकी, मैंने एक ट्रिक बताई थी इपीथेलियस। इपी का क्या ट्रिक है, इपी जहां पर भी इपी आएगा क्या है वो, सबसे बाहरी सतह सर, आउटर लेयर। वेरी गुड, आउटर, यानी कि जो बाहर की तरफ जो होता है ना, उसके लिए हम ईपी शब्द यूज किया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर इपीथैलेमस होते हैं, जैसे थैलेमस है, इसके ऊपर का जो पार्ट होता है उसको इपीथैलेमस कहते हैं, वो थैलेमस के ऊपर है, इसलिए इपीथैलेमस। थैलेमस ये खुद हो गया। अब नीचे के लिए हम हाइपो यूज करते हैं, तो जो थैलेमस के नीचे है उसको हाइपोथैलेमस कहते हैं।
देखो कितना आसान ट्रिक है याद करने की, ये सीक्वेंस हमारे पेपर में आती है, इस तरीके से आप सीक्वेंस याद कर लो अपने, कि पहले इपीथैलेमस आएगा, फिर थैलेमस आएगा, उसके बाद में हाइपोथैलेमस आएगा, और हाइपोथैलेमस के साथ में पिट्यूटरी जुड़ी हुई होती है। आपने पढ़ा ही था एंडोक्राइन सिस्टम में, वहां से दो ऑक्सीजन, दो हार्मोन्स का भी हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी में जो ऑक्सीटोसिन है और एडीएच वहां पे जाके स्टोर होते हैं पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब के अंदर। ठीक है, हम थे यहाँ पे, हम बोलते हैं ना कॉन्शियसनेस, आपके टॉपिक में भी लगा हुआ ना, मानव चेतना की एक पुस्तक लगती है एमए के अंदर। मानव चेतना क्या है? चेतना हर जगह है, जब तक हम जीवित है हमारे अंदर चेतना जागृत है। उसका मेन सेंटर कहाँ पे है? वो थैलेमस के अंतर्गत है, कॉन्शियस, जो हमें ज्यादा एक्टिव बनाता है। तो कॉन्शियस कहाँ पर है? रेगुलेट्स लेवल ऑफ कॉन्शियस, हम लोग कितने ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं, जितने ज्यादा हम एक्टिव होंगे, जितने ज्यादा हम जागृत होंगे। और उसका मेन सेंटर कहाँ पे? थैलेमस के अंदर। मैनेज मोटर एंड कोग्निटिव फंक्शंस। मोटर, मोटर होता है कि जो भी एक्शन लिया जाता है, जैसे कि एक्सरसाइज करना हो गया, मोटर एकदम से झटका देना हो गया, एकदम से भागना हो गया, जो मोटर वाले जो कार्य होते हैं जो तुरंत किए जाते हैं, मोटर फंक्शन है, वो कहाँ पे? थैलेमस के जरिए होते हैं। और कोग्निटिव, कोग्निटिव का मतलब होता है स्किल्स, कि कुछ अंदर से कुछ नया चीज करना, थिंकिंग स्किल्स, इंटेलिजेंट स्किल्स, इसका जो मेन सेंटर है वो भी थैलेमस ही है। अब हम पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस। जो थैलेमस के नीचे होता है उसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। और मैंने बताया था पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड, बट हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। कि एक शेर है, दूसरा उसका भी सवा शेर है, कि पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड हम कहते हैं, और ये पिट्यूटरी का भी मास्टर है। कौन? हाइपोथैलेमस। क्योंकि पिट्यूटरी के भी जो हार्मोन होते हैं उनके पीछे जो मुख्य कारण होता है वो हाइपोथैलेमस के हार्मोन होते हैं, जो हाइपोथैलेमस के जो सिक्रेशंस होते हैं, उसकी वजह से ही ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये और हार्मोन से निकलते हैं। पिट्यूटरी अपने आप से नहीं निकालती है, जो हाइपोथैलेमस जब कमांड करता है तब पिट्यूटरी से उनका सिक्रेशन होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के मध्य भाग से जुड़ी हुई होती है, जुड़ती है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है हाइपोथैलेमस और नीचे है पिट्यूटरी। ये हाइपोथैलेमस के साथ में पिट्यूटरी जुड़ी हुई होती है। तभी तो हाइपोथैलेमस के दो हार्मोन थे, कोई नाम बताओ उन दो हार्मोन का, क्या नाम था जल्दी से? कौन कौन से हार्मोन थे जो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी में आते हैं? ऑक्सीटोसिन और एडीएच। एडीएच और ऑक्सीटोसिन। वेरी गुड। एडीएच, जिसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंड दूसरे को बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। बहुत बढ़िया, अच्छे से आप याद रखो इन चीजों को। और इट इज द थर्मो रेगुलेटर ऑफ बॉडी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका पेपर में कि हमारी बॉडी का थर्मो रेगुलेटर कौन है? हाइपोथैलेमस है। मतलब कि थर्मो, थर्मो शब्द हम टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं। थर्मामीटर होता है ना, टेम्परेचर नापने के लिए, बुखार कौन थर्मामीटर होता है। तो थर्मो वो जो टेम्परेचर को जो नापता है, तो इसको थर्मो रेगुलेटर, यानी कि जो टेम्परेचर को नियंत्रित करे, रेगुलेट करे, वो हाइपोथैलेमस है। कि जैसे कि बुखार आना, नेचुरोपैथी की लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं तीव्र रोग, बोलते हैं कि वो अच्छा होता है, कि कभी कभी बुखार आना भी अच्छा होता है, कि बॉडी अपने आप ही एक्टिव हो रही है, उसको शरीर में जो विजातीय तत्व आ गए उनको जलाती है, बुखार के जरिए शरीर का तापमान बढ़ाती है। तो ये हाइपोथैलेमस का काम है, ये अपने आप से ही एक्शन लेता है कि अभी बुखार आना चाहिए, हाँ ये बहुत ज्यादा काम कर रहा है, अब बुखार के बहाने अभी आराम करेगा, इसको रिलैक्स चाहिए, तो ऑटोमेटिक शरीर में बुखार आ जाता है। कुछ भी और जो चेंजेस होते हैं, यानी कि ये जो नेचुरल ऑटोमेटिक जो होती हैं एक्शंस, ये टेम्परेचर से रिलेटेड, ये हाइपोथैलेमस के अंतर्गत आती है। और इसके अलावा हमें नींद आती है, हमें भूख लगती है, प्यास, गुस्सा, प्यार, नफरत, और जो सेंसेस होते हैं, और सेक्सुअल जो बिहेवियर होते हैं, उन सब का जो सेंटर पॉइंट है वो हाइपोथैलेमस है। इसीलिए तो इसको मास्टर का ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ऑलमोस्ट हमारी जितनी भी जो एक्टिविटीज होती हैं, अच्छी वाली और बुरी वाली, उन सब का पूरा सेंटर है। तो हम योग की क्रियाओं में हम इसको ही बैलेंस कर ले,
ऑटोमेटिक हम योगी बन जाए। वास्तव में अगर हम इन चीजों पे कंट्रोल कर ले, नींद पे हमारा कंट्रोल नहीं है, भूख पे हमारा कंट्रोल नहीं है, प्यास पे नहीं है, गुस्सा में बार बार आ जाता है, कभी हम इतने ज्यादा अटैचमेंट हो जाते हैं हम भूल जाते हैं सामने वाला हमारा बहुत लाभ उठा लेता है, हम ईर्ष्या में जलते रहते हैं, संवेदनाएं, और जो ये तो बहुत ज्यादा जो सबसे ज्यादा बड़े अच्छे से अच्छे आदमी को गिरा देता है नीचे। तो इन सब का जो मेन सेंटर है वो हाइपोथैलेमस ही है। ये हो गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस की खाली आप ये याद कर लीजिए 2 पार्ट है, इससे ज्यादा अंदर नहीं आएगा हमारे पेपर में, खाली आप इतना पढ़ लीजिए। हाइपोथैलेमस के 2 पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं पोस्टीरियर एंड लेटरल पार्ट, इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है, और एंटीरियर एंड सेंट्रल पार्ट, इसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है। इनको मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको, सिंपैथेटिक क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, तो ये हाइपोथैलेमस के अंतर्गत आएंगे। अब हम अगला पढ़ते हैं ब्रेन स्टेम। स्टेम अभी मैंने बताया था ना, स्टैम्प की आकार की, दिख रहा है आपको? देखो मैं आपको बनाता हूँ स्टैम्प कैसी होती है, पहले तो आप देखिए, आप लोगों ने देखी होगी। एक तो ये होती है स्टैम्प जो थप्पा मारते हैं ना वकील लोग होते हैं कोर्ट में, ऐसी स्टैम्प होती है, और सामान्य रूप से ऐसी भी स्टैम्प होती है। स्टैम्प थोड़ी इस तरह की गोल भी होती है, लंबी भी होती है, याद होगा, पता चल गया होगा ना मैं कौन सी स्टैम्प की बात कर रहा हूँ। तो यानी कि देखो इसका जो आकार है, ये देखिए, ये यहां से यहां तक, देखो स्टैम्प की आकार का है ये, जो हम स्टैंप लगाए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में, इसीलिए इसको हम स्टीम बोल देते हैं, ब्रेन स्टीम, स्टैम्प का है। और इसके अंतर्गत 3 चीजें आती हैं, पोन्स, मेडुला ओब्लंगेटा एंड मिड ब्रेन। ध्यान रखेंगे सेरिबेलम इसके अंतर्गत नहीं आता, वो बाहर है, लेकिन जो हिंड ब्रेन के जो 2 पार्ट है, पोन्स एंड मेडुला ओब्लंगेटा और मिड ब्रेन, ये तीनों चीजें ब्रेन स्टेम के अंतर्गत आती हैं। और इसका काम क्या होता है कि रिले सिग्नल्स बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। देखिए मतलब कि ये क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसफर का काम करता है, एक तरीके से दलाल है, देखते हैं ना कि डीलर करते हैं, बस वो दलालिंग का काम करते हैं, उसको उससे मिला दिया, उसको बीच में कमीशन खा जाते हैं। वैसे कमीशन तो नहीं खाता, लेकिन मीडिएटर का काम करता है ये, कि जैसे कि ये हमारी स्पाइन से कोई मैसेज आया, क्योंकि जो भी मैसेजेस आते हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होके ही आते हैं, अब बीच में तो ये पड़ेगा, ये हमारा बीच का दलाल है, अब यहाँ से होके मैसेज जाएगा, अब वो देखेगा कहाँ जाएगा, वो ऑक्सीपिटल लोब में जाएगा, थैलेमस में जाएगा, हाइपोथैलेमस में जाएगा, फ्रंटल में जाएगा, टेम्पोरल में जाएगा, जाएंगे यहीं से होकर, ब्रेन स्टेम से होकर, और बाहर से नहीं जा सकते। तो इसलिए इसको रिले सिग्नल्स बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। और इट मैनेज बेसिक इनवॉलेंट्री फंक्शंस, कि जो बेसिक इनवॉलेंट्री फंक्शंस है, इनवॉलेंट्री यानी कि जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, जैसे पेट के अंदर आहार की मूवमेंट, डाइजेशन हमारा कंट्रोल नहीं है, स्टूल का आगे की तरफ खिसकना हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन मूवमेंट तो होती है। हमारी हार्ट की जो मूवमेंट है वो हमारे हाथ में नहीं है, ऑटोमेटिक होती है, इनवॉलेंट्री। तो बेसिक जो मूवमेंट्स होती है फंक्शन, इनवॉलेंट्री फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मिड ब्रेन को। हमने फोर ब्रेन को पढ़ लिया, मिड ब्रेन को हम पढ़ते हैं, इसको मध्य मस्तिष्क कहते हैं। और मिड ब्रेन को इन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक को बोलते हैं सुपीरियर कोलिकुलाई और इंफीरियर कोलिकुलाई। सुपीरियर यानी कि सुपीरियर मैंने पढ़ाया था ना, सुपीरियर किसको कहते हैं, जो ऊपर होता है उसको सुपीरियर यूज करते हैं, और इंफीरियर जो नीचे होता है, और जो आगे होता है उसको हम एंटीरियर कहते हैं, और जो पीछे होता है उसको हम पोस्टीरियर कहते हैं। इसीलिए पिट्यूटरी में शब्दों को यूज किया था, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर, क्योंकि वो आगे पीछे थे। अब ये ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे के लिए हम सुपीरियर एंड इंफीरियर शब्द का यूज करते हैं। तो सुपीरियर कोलिकुलाई एंड इंफीरियर कोलिकुलाई, ये 2 पेयर होते हैं, एक पेयर सुपीरियर कोलिकुलाई होता है और एक पेयर नीचे इंफीरियर कोलिकुलाई होता है।
अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि एसोसिएटेड विद विजन फंक्शन। इनका काम भी विजन यानी कि देखने से संबंधित है, और इंफीरियर कॉलिकुला इसका काम सुनने से संबंधित है। ठीक है, इन दोनों के आप इन दोनों को फंक्शन को देख लेंगे। सुपीरियर कॉलिकुलाई का काम देखने से संबंधित है, और इंफीरियर का सुनने, ऑडिटरी यानी कि सुनने से संबंधित है। और इसके पोजीशन भी आ जाते हैं पेपर में हमारे में, तो क्योंकि सीक्वेंस के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं हमारे पेपर में, तो बताएं कि कौन सा सीक्वेंस के हिसाब से कैसे है। जैसे कि ऊपर फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के नीचे होता है मिड ब्रेन, और उसके नीचे आता है हिंड ब्रेन। देखिए ये आपको दिख रहा है, ऊपर फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के ऊपर इपिथैलेमस, यहाँ पे इपिथैलेमस, फिर आएगा थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस के नीचे देखो आएगा मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के बाद सीक्वेंस आएगी पोन्स। ये पोन्स इस बार पेपर में आया था, पोन्स। पोन्स के नीचे आएगा मेडुला ओब्लंगेटा, और सबसे नीचे आएगा सेरिबेलम। सबसे जो लास्ट का जो पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, उसको सेरिबेलम कहते हैं। तो ये सीक्वेंस भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ये हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं हिंड ब्रेन को, जो सबसे एंडिंग, जो तीसरे वाला पार्ट है। हमने फोर ब्रेन पढ़ लिया, हमने मिड ब्रेन पढ़ लिया, अब हम तीसरा ब्रेन पढ़ रहे हैं हिंड ब्रेन, जो लास्ट वाला पार्ट है। इसके अंतर्गत तीन चीजें आती हैं, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ओब्लंगेटा। दिखाई दे रहा है, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ओब्लंगेटा। अब पोन्स क्या होती है? ये क्वेश्चन आया था पेपर में। श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करने का जो सेंटर है कहाँ होता है? पोन्स में होता है। ठीक है, मेडुला ओब्लंगेटा में भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। ये दो जगह होता है रिस्पिरेशन का, पोन्स में भी होता है और मेडुला ओब्लंगेटा पढ़ेंगे इसमें। यहाँ पर भी आया गया, श्वसन क्रिया को नियमित करता है, और हृदय एवं श्वसनीय की, हृदय को भी और ब्रीदिंग से रिलेटेड भी, इन चीजों को कंट्रोल करता है मेडुला ओब्लंगेटा। और ऑप्शन में इन दोनों में से एक ही मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अगर रिस्पिरेशन आ गया तो या तो ऑप्शन में मेडुला ओब्लंगेटा मिलेगा या फिर पोन्स मिलेगा आपको। तो पोन्स हो गया, और ये आप छोड़ दीजिए, इतनी जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए दो केंद्र पढ़ना। तो आप ये खाली ये श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है, ये वाला पॉइंट आप अच्छे से याद कर लेंगे कि श्वसन ब्रीदिंग जो कंट्रोल का काम होता है वो पोन्स का होता है। और पोन्स कहाँ पर है? ये रहा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पोन्स के ऊपर क्या है, पोन्स के नीचे क्या है। पोन्स के ऊपर मिड ब्रेन है और पोन्स के नीचे क्या आएगा? मेडुला ओब्लंगेटा है। ठीक है, वो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आते हैं। मेडुला ओब्लंगेटा देखिए ये रहा, मेडुला ओब्लंगेटा, पोन्स दिख रहा है, ये रहा पोन्स। पोन्स के नीचे वाली जो पाइप है दिख रही है, ये इसको बोलते हैं मेडुला ओब्लंगेटा। और ये मेडुला ओब्लंगेटा नीचे स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ती है, दिख रही है ना, ये नीचे आ गई, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ जाएगी ये। कि ये ब्रेन का सबसे नीचे का भाग होता है, यह पोन्स व स्पाइनल कॉर्ड के बीच में स्थित होता है, और बेलन के आकार का है, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप का है ये। और इसकी जो लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर की होती है, ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर का होता है। इसका काम हार्ट और जो हमारे रिस्पिरेशन है उनको कंट्रोल करता है, उसको नियमित करता है, बैलेंस करता है। और इसके अलावा जो ऑटोमेटिक आएगा ये, ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक जो एक्शन होते हैं जैसे कि ब्रीथिंग, अपने आप से सांस बढ़ जाना। जैसे हमने इंजन दौड़ कर लिया, अपने आप से सांस बढ़ गई ना, जब हम रुकते हैं तो हम देखते हैं सांस, ब्रीदिंग रेट हमारी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है वो? क्योंकि ज्यादा हमने फिजिकल वर्क किया। अब ज्यादा फिजिकल वर्क किया तो हमारी मसल्स ने ज्यादा वर्क किया। अब मसल्स ने ज्यादा वर्क किया तो सेल्स के ऊपर भी बर्डन पड़ा। अब ज्यादा वर्क करेंगे तो हमें एनर्जी भी चाहिए, तो एनर्जी चाहिए तो हमें ऑक्सीजन भी चाहिए। उस ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए जो यहाँ से ऑटोमेटिक एक्शन ले लिया जाता है कि हमारी श्वासों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन और ज्यादा पहुंचती है, जिससे जो ऑक्सीजन की जो कमी हुई थी ज्यादा एक्सरसाइज करने से वो पूरी हो जाती है।
तो इसलिए ऑटोमेटिकली ये जो हमें जो आवश्यकता के अनुसार कि हमें हमारी जो ब्रीदिंग है कम रहनी चाहिए या ज्यादा रहनी चाहिए, हार्ट बीट बढ़ जाना, हम भाग रहे हैं, हमें कोई भागना है, पीछे कुत्ता लगा हुआ है, अगर हमारी हार्ट बीट स्लो रही तो हम भाग ही नहीं सकते, और हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हम भागेंगे, अच्छे से जोर से भागेंगे और कुत्ते को पीछे छोड़ देंगे। यानी कि जो ऑटोमेटिकली जो फंक्शनिंग होनी है, हम तो गाइड नहीं कर रहे ना कि हार्ट हार्ट तो जल्दी से धड़क, जल्दी धड़क, नहीं, ये मेडुला ऑब्लिंगेटा ऑटोमेटिक ही अंदर से एक्शन लेती है चीजें कि हाँ इस समय सांस बढ़नी चाहिए, इस समय हार्ट बीट बढ़नी चाहिए, ये अपने आप से कंट्रोल करते हैं चीजों को। कि निद्रा, कितनी नींद आनी चाहिए, निग्रण यानी कि स्वेलविंग, जो निगलते हैं चीजों को, कितना स्लाइवा निकलना चाहिए, इन सब चीजों को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। और लास्ट वाला पार्ट है, हमने 2 पढ़ लिया, देखो पोन्स हमने पढ़ लिया, मेडुला ऑब्लिंगेटा पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं एंडिंग पॉइंट जो है सेरिबेलम, ये रहा सेरिबेलम। इसको हम लिटिल ब्रेन भी कहते हैं कि छोटा ब्रेन, अनुमस्तिष्क हिंदी में इसको कहते हैं, अनुमस्तिष्क। अब देखो ये क्या काम करता है, मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है ये अनुमस्तिष्क, और जो क्या होते हैं पूरे मस्तिष्क का टोटल 10वां भार होता है ये, इसका वेट पूरे ब्रेन का 10% होता है। और इसका काम क्या होता है, फंक्शन, अनुमस्तिष्क ऐच्छिक होना चाहिए, रुको, अनैच्छिक पेशियों को समन्वय, 1 मिनट रुकिए, इनवॉलेंट्री, ये अनैच्छिक आएगा, अनैच्छिक, नेम इस प्रिंटिंग है टाइपिंग में, अनैच्छिक जो इनवॉलेंट्री जो एक्शन होने हैं उनको कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारे डाइजेशन की मसल्स होनी है जो ऑटोमेटिक होती हैं मूवमेंट्स उनके अंदर, उनको ये कंट्रोल करता है। और इस शरीर की मुद्रा, हम बोलते हैं ना बैलेंसिंग आसन नहीं होते कई लोगों से, उनका ये वाला पार्ट कमजोर होता है सेरिबेलम का, क्योंकि सेरिबेलम का काम होता है शरीर को बैलेंस करना, संतुलन बनाना। कुछ लोगों के बैलेंसिंग इतने अच्छे होते हैं, 5-5 मिनट भी खड़े हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो 10 सेकंड 30 सेकंड वृक्ष आसन में गिर जाते हैं, उनका ये वाला पार्ट ठीक से काम नहीं करता, जिसकी वजह से उनका बैलेंस नहीं बनता पोस्चर्स में। और क्या होता है, जब हम दारू पीते हैं, कई लोग जब शराब पीते हैं ना, आप देखते हो ना शराब पीने के बाद में वो डोलने लग जाता है, उसको 2-2 4-4 लोग दिखने लग जाते हैं सामने से, क्या होता है वो, क्योंकि जब अल्कोहल जब पीते हैं तो हमारी सेरिबेलम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और सेरिबेलम अपना काम करना बंद कर देता है थोड़ी देर के लिए। जब सेरिबेलम ने अपना काम करना बंद कर दिया, क्योंकि इसका काम तो है संतुलन बनाना, बैलेंसिंग करना, कि बॉडी को गिरने नहीं देता ये, कि रोक देता है, हाथ उठ जाना, पैर रोक देना, घुटने मोड़ के गिरने से बचाता है हमें। लेकिन अल्कोहल को जो पीता है उसका सेरिबेलम पार्ट कुछ समय के लिए जब काम करना बंद कर देता है तो वो गिर जाता है, चलते चलते चक्कर आ जाते हैं उसको। और ये कहाँ होता है, ये हमारे सिर के पीछे स्थित होता है। ये और पढ़ लेते हैं हम, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को ये सुषुम्ना से दूसरा आएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, सुषुम्ना भी कहते हैं, इसको मेरुरज्जु भी कहते हैं, और इसको रीढ़ भी कहते हैं, इसके कई नाम है ये, स्पाइनल कॉर्ड, सुषुम्ना, मेरुरज्जु और रीढ़, सभी एक ही चीज के नाम है ये। और वयस्क में यानी कि यंग लोगों में इसकी जो लेंथ है 45 सेंटीमीटर की होती है लगभग, थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है हाइट के अनुसार, लेकिन जो सामान्यतः देखी गई है 45 सेंटीमीटर। कहाँ पे, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीचे, जो हमारा जो लंबर की जो दूसरी है L2, L2 तक ये होती है, यहाँ पे ऊपर से लेकर के नीचे L2 तक होती है। कुछ बुक्स में L1 भी लिखा हुआ है, लेकिन L2 भी कई जगह पे, तो L1 L2 दोनों ही सही आएगा इसका आंसर, कि हमारे मस्तिष्क से लेकर के नीचे L2 तक ये स्पाइनल कॉर्ड होती है। और इसके बाहर से कवर करती हैं, उसको हम वर्टिब्री कहते हैं। उसको वर्टिब्री को हमने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा था कि 7 सर्वाइकल की होती हैं, 12 थोरेसिक की होती हैं, 5 लंबर की होती हैं, 1 सैक्रल और 1 कोक्सिक्स होता है, वो हमने वहां पे पढ़ा था। वो इसी के चारों तरफ इसको ही प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं वो चीजें।
और जो हमारे ब्रेन में भी जो 3 लेयर हमने पढ़ी थी ना, वो 3 लेयर सेम यहाँ पर भी वही होती है, सेम लेयर होती है। 3 लेयर ही ऊपर है और 3 ही लेयर जो जिनको हमने मेनिंजेस कहा था वो भी यहीं पर ही होती है, सेम है वो। ठीक है, ये हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, ये ज्यादा मोटी सर्वाइकल और लंबर के रीजन में ज्यादा मोटी होती है। जब मैंने अभी बताया था ना मेनिंजाइटिस जो बीमारी हो जाती है उसमें क्या होता है। मेनिंजाइटिस बताओ, आप कितना खोले हुए हैं, बताओ मेनिंजाइटिस में क्या होता है, कोई पर्सन, कम ऑन। लिक्विड ज्यादा हो जाता है सर। क्या नाम है स्वेलिंग उस हो लिक्विड जाती का? है लिक्विड में। लिक्विड का नाम सेरिबल क्या है? स्पाइनल फ्लूइड। स्पाइनल फ्लूइड सेरिब्रो होता है सर वो। स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये रहा CSF दिख रहा है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये जब बढ़ जाता है तो क्या करता है डॉक्टर, यहाँ पे टीका लगाता है बड़ा सा, और टीके के जरिए उसको बाहर खींच लेता है, उस फ्लूइड को खींच लेता है यहाँ से। तो यहाँ से फ्लूइड कम हो जाएगा तो ऊपर भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ऊपर कम हो जाएगा तो ऊपर की स्वेलिंग कम हो जाएगी, स्वेलिंग कम होते ही जो ऊपर जिसको हमने मेनिंजाइटिस प्रॉब्लम कहा था वो ठीक हो जाएगी। और अक्सर यहाँ पे जब हम वो करते हैं ना, आपने देखा होगा जब सर्जरी करते हैं तो यहीं पे एक इंजेक्शन लगाया जाता है बेहोश करने का, कॉमन है, सबसे ज्यादा यहीं पे लगाया जाता है। क्योंकि क्या होता है, एनेस्थीसिया। क्योंकि यहाँ से सारे की सारी जो हमारे पूरे मस्तिष्क को, हमारी बॉडी यहाँ सबको सुन कर देता है वो। फिर हम बॉडी को काटे फाटे कुछ कर दें पता नहीं चलता हमें, बेहोश पड़ा आदमी उसको 1 दिन में 2 दिन में, वो डिपेंड करता है किस तरीके का इंजेक्शन लगाया। तो वो इंजेक्शन भी यहीं पर ही लगाया जाता है लंबर रीजन से। आजकल तो कई सुंघाने वाली चीजें भी आ गई हैं कि सुंघा देते हैं आदमी बेहोश हो जाता है, लेकिन उनके लोग कई गलत फायदे उठाते हैं, इसलिए वो चीजें नहीं है कॉमन। ज्यादा जो प्रचलित है ये इंजेक्शन वाला ज्यादा प्रचलित है, जो डॉक्टर सर्जरी के टाइम आम लगाते हैं इनको प्रॉब्लम्स में। एक हम ये और पढ़ लेते हैं, व्हाइट एंड ग्रे मैटर। ये पेपर में आया हुआ है एक बार कि व्हाइट मैटर क्या होता है और ग्रे मैटर क्या होता है। आप बस ये इतना याद कर लीजिए कि ब्रेन में और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में दोनों अपोजिट होते हैं। एक का याद हो जाएगा दूसरे का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये नीचे वर्टिब्री का स्ट्रक्चर है, ऊपर ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अब देखिए ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर की तरफ है, व्हाइट मैटर अंदर की तरफ है, व्हाइट मैटर। और ये वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा इसमें बोलते हैं ना कि वेंट्रल हॉर्न, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको कल, ये वेंट्रल डोर्सल हॉर्न यहाँ से फिर स्पाइनल नर्व से निकलती है, कि अंदर वाला इसका अंदर ग्रे मैटर होता है। देखो ब्रेन में अंदर था व्हाइट मैटर और वर्टिब्रा के अंदर अंदर है यहाँ पे ग्रे मैटर और बाहर यहाँ पे व्हाइट मैटर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। कोई एक याद कर लो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ये मैं हल्का रिवीजन करा देता हूँ आपको, मैंने पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, ये आज मैं इतना ही कराऊंगा। मैंने टिश्यू में आपको पढ़ाया था बहुत अच्छे से, नर्वस टिश्यू में, कि हमारा न्यूरॉन, न्यूरॉन जो है इसका मेन सेल है, सबसे लंबी सेल होती है इसकी, लॉन्गेस्ट सेल, कि लगभग 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर की होती है ये। इसमें आगे डेंड्रोइड्स होते हैं, ये सेल बॉडी होता है, ठीक है, ये एक्सोन होता है, और बाहर में पीछे साइनेपिटिक नोड्स होते हैं ये। तो ये बताया था कि यहाँ से मैसेज आता है, डेंड्राइट से मैसेज सेल बॉडी में आएगा, उसको हमने सेंट्रीपिटल फोर्स कहा था। अब सेल बॉडी से एक्सोन में वो जाएगा इम्पल्स, तो उसको हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा था। अब इस तरीके से फिर यहाँ पे अगली दूसरी न्यूरॉन आएगी, फिर वो मैसेज आगे चला जाएगा। इस प्रकार ये एक से एक आगे जुड़ी हुई होती हैं। और इसमें क्या होता है कि एक बार अगर कोई हमारी नर्व, ये जो न्यूरॉन है डैमेज हो जाए, ये रिपेयर नहीं हो सकता। एक बार अगर कोई अंग कट जाए हमारा, ये बाकी चीजें तो बन जाती हैं लेकिन नर्व्स दोबारा से नहीं बन सकती। अब मुझे बताओ, मैंने सेल में पढ़ाया था आपको, वो क्या चीज होती है जिसकी वजह से ये साइटोसोम, रिपेयर, क्या? साइटोसोम्स, साइटोसोम्स ना होते ना हैं। ना, करीब गए हो आप,
सेंट्रोसोम्स नहीं होते ना इसमें? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, सॉरी सेंट्रोसोम्स, हाँ सेंट्रोसोम्स के अंदर वो सिलेंड्रिकल शेप में सेंट्रियोल्स होते हैं। और हमने सेल डिवीजन में पढ़ा था ना वहां पे कि वो सेंट्रियोल्स अलग अलग जाते हैं, फिर उसको खींचते हैं वो। उसके 4 हमने फेज पढ़े थे, पैरा, मेटा, एना, टेला। याद होगा आप सभी को जब वो फेजेस पढ़ाए थे सेल में मैंने। तो वो सेंट्रियोल्स की वजह से ही ऐसा होता है, इसमें सेंट्रियोल्स नहीं होते। इसीलिए एक बार अगर हमारा कोई अंग कट गया तो वहां की नर्व डैमेज हो जाती है और पूरी जिंदगी के लिए। ये हमने पढ़ाया था कि बाहर डेंड्राइट है, नीचे सेल बॉडी है, बाहर मेलफिजियन बॉडी होती है। सॉरी क्या बोल गया मैं? हाँ हाँ, क्या नाम था इसका? इसका क्या नाम बोला था हमने? बाहर की तरफ जो परत होती है इसको माइलिन सीट, सॉरी माइलिन सीट, इसको हम माइलिन सीट बोलते हैं, जो बाहर की तरफ इसको इम्पल्सिस को बाहर जाने से रोकती है। ठीक है। और ये सोन सेल की बनी होती है, और सोन सेल की काम, जहां पे सोन सेल्स पाई जाती हैं वो व्हाइट कलर का होता है। और उसी बेसिस पे यहाँ पर जो व्हाइट कलर है तो समझ जाना यहाँ पे सोन सेल्स हैं। मतलब कि इसकी जो अंदर की नर्व्स है वो माइलिनेटेड है, उसके अंदर एक्सोन जो है ना वो माइलिन सीट वाला एक्सोन है। और ग्रे कलर के अंदर, इसके अंदर सोन सेल्स नहीं होती है, इसलिए ग्रे कलर होता है इसका। इसके अंदर, इसका मतलब इसका जो एक्सोन है वो इस तरीके का होगा, प्लेन। बाहर उसमें माइलिन सीट नहीं होती, तभी उसका कलर ग्रे कलर का होता है। और जिसके जिसके बाहर ये माइलिन सीट होती है, देखो इसमें दे रखा ना 2 प्रकार का एक्सोन होता है, एक जिसमें माइलिन सीट होती है, जिसमें माइलिन सीट नहीं होती है। जिसमें माइलिन सीट होगी, इसका मतलब जो व्हाइट कलर है उसमें माइलिन सीट प्रेजेंट होती है उसके न्यूरॉन में, और जो ग्रे कलर के अंदर जो न्यूरॉन है उसमें माइलिन सीट एब्सेंट होती है। क्लियर हुआ होगा। और कलर का कारण है सोन सेल। सोन सेल जो माइलिन सीट को बनाते हैं उनका कलर व्हाइट होता है, इसी वजह से इसके जो लिक्विड है वो व्हाइट और ग्रे कलर इसका बन गया है। आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, मैं स्लाइड में आपको आज दोबारा भेज दूंगा ये। सर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, और भी आपको आज जितना नॉलेज आपने समझा आप सारा ही आप डाल दीजिए। अब बताओ और क्या सीखा है अपने नर्वस सिस्टम में? सर जैसे नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी 2 पार्ट्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम होता है उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, सेंसरी पैथावेज और मोटोर पैथावेज। और जो सेंसरी रहता है पैथावेज है, जिसमें संवेदनाएं होती हैं, जैसे कि अनुभव करते हैं हम ठंडा गर्म अच्छा बुरा। और जो मोटोर पैथावेज है वो ब्रेन से हमको रिवर्स करता है। जैसे कि हाथ में चींटी ने काटा या मच्छर ने काटा तो वो फटाक से वहां से है ना हमें मैसेज देता है, तो हम फटाक से हाथ हटा लेते हैं। और जो मोटोर पैथावेज है उसके भी 2 पार्ट्स रहते हैं, सोमेस्टिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, जो अनुकंपी और परानुकंपी, यानी कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जैसे पैरासिम्पैथेटिक जो है, जो ऐसे हम ध्यान लगाते हैं तो ये ध्यान लगाते हैं उस पर आता है ये, जैसे चंद्रवेदी, अनुलोम विलोम और शीतली प्राणायाम। और मतलब रिलैक्सेशन का जो हम करते हैं, ऐसे लो बीपी या बहुत कम बोलना या सोते रहना, ये है ना पैरासिम्पैथेटिक में आता है। और सिंपैथेटिक में ऐसे बीपी का बढ़ना, चेहरा लाल होना, बहुत बढ़िया। अरे ललित आप इतना अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया, सारे सुना दिया आपने तो, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर।
अब मुझे यमुना जी बताएंगे। यमुना जी भी कह रही थी मुझे कुछ समझ नहीं आता। यमुना जी जी आप मुझे बताइए, ब्रेन के कितने पार्ट में ब्रेन को डिवाइड किया जाता है? सर, ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बताओ कौन कौन से? डूरा मैटर और अर्कनाइड मेटल और पाया मेटर, तीन तीन मेरा है सर। क्वेश्चन आप ध्यान से सुनो। जी मैं सर। कह रहा हूँ ब्रेन के कितने पार्ट हैं, आप बता रहे हो लेयर को, मेनिंजाइज बता रहे हो, मैं ब्रेन के पूछ रहा हूँ। अच्छा, ब्रेन के 3 भाग है सर। हाँ बताइए। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, 3 फोर ब्रेन। ब्रेन में क्या क्या चीजें, मेन मेन क्या क्या चीजें हैं? इसमें सेरिब्रम है, थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है। ठीक है। जी। और मिड ब्रेन में? थैलेमस है सर इसमें। अच्छा, जी। थैलेमस फोर ब्रेन में आ गया है। अच्छा, हिंड ब्रेन में क्या आएगा यमुना जी? इसमें सेरिबेरम और पॉन्ड और मेडुला, ये 3 हैं सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, बहुत बढ़िया। जी सर, थैंक अगला यू। क्वेश्चन मेरा है, मुझे बताएंगी भावना चौधरी जी, मुझे बताएंगी कि सेरिब्रम के कितने भागों में सेरिब्रम को हमने डिवाइड किया? हाँ जी, सेरिब्रम को 2 हेमिस्फेयर, जो एक राइट हेमिस्फेयर आता है, एक लेफ्ट हेमिस्फेयर आता है। जो राइट हेमिस्फेयर होता है वो हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज से रिलेट करता है, और जो लेफ्ट है वो लॉजिकल एक्टिविटीज। लेकिन जो ब्रेन होगा हमारा, वो कंट्रोल हमारी राइट बॉडी को करता है, और जो राइट ब्रेन होगा वो लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर किया आपने। अब मेरा अगला क्वेश्चन है दीपाली जी से। दीपाली जी, आप मुझे हाँ सर। बताएंगी, हाँ सर। आप मुझे सेरिब्रम को जो लोब्स में हमने डिवाइड किया, कितने लोब में डिवाइड किया और उनके नाम क्या क्या हैं? हाँ, सेरेब्रम को ना, हाँ, जी फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल। बता दीजिए, और क्या क्या, किसमें क्या क्या होता है? फ्रंटल लोब में जजमेंटल, इमोशनल, स्पीकिंग और नीडर रहना। और पैराइटल में टेस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर, ट्रेस, सेंसेशन। और ऑसिपिटल में विजन रहता है मेन। और टेम्पोरल में हियरिंग, म्हणजे सुनना, स्मेल, ऑडिटियरिंग और अंडरस्टैंडिंग, स्पीच, ये सब बहुत आता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्पीच नहीं आएगा, स्पीच तो फ्रंटल में आएगा, उसमें सुनना आएगा है, अंडरस्टैंड, स्पीच अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, हाँ ठीक हाँ, है। स्पीच ओके, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब मुझे आस्था जी बताएंगे। आस्था जी, आपने बताया था आपको भी कुछ समझ नहीं आता है, आपने जो भी कुछ भी आपको समझ आया, कुछ भी आप हमें बताओ आज की क्लास में। हाँ भैया, समझ तो आया है। ये रानी जी बताए ना कि नर्वस सिस्टम के बारे में बताए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेराइटल नर्वस सिस्टम 2 भागों में बटा हुआ है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में बटा हुआ है, और पेराइटल वाला जो नर्वस सिस्टम है वो सेंसरी और पेटावेस और दूसरा मोटर पेटावेस में बटा हुआ है। मोटर पेटावेस है वो 2 भागों में डिवाइड है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में बटा हुआ है। तो ऑटोमेटिक जो नर्वस सिस्टम है तो ये 2 भागों में बटा हुआ है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पेराइटल बहुत नर्वस बढ़िया, सिस्टम में बटा हुआ अरे है। वाह, आपको भी याद होगी चीजें, बहुत बढ़िया आस्था जी, ऐसे ही पढ़ते रहो, ठीक है, फिर मत कहना कि मुझे समझ नहीं आती एनाटॉमी है। जी भैया। बहुत बढ़िया। मेरा आगे का क्वेश्चन है, मुझे बताएंगे सारिका जी, मुझे बताएंगे कि थैलमस के बारे में आप बताएं मुझे। कमल बाबरा जी, आप मुझे बताएंगे थैलमस, हाँ जी समय सर, मत लिया करो इतना। हाँ जी, बताओ। ये हमारे ब्रेन का सेंटर है, हम्म, और ये हमारे कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है।
और ये मैनेज करता है मोटर और कॉग्निटिव फंक्शंस को। और मोटर फंक्शन में वॉकिंग, रनिंग है, और कॉग्निटिव फंक्शन में है हमारी सोचने की शक्ति, स्किलिंग, इंटेलिजेंस, स्किल्स एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत बढ़िया। वो रिले सेंटर आएगा, ठीक है, आपने सेंटर बोला ना, हाँ रिले जी, हाँ सेंटर जी। होगा वो, ठीक है। ओके भैया, थैंक यू। मुझे प्रेरणा दुबे जी, आप मुझे बताइए हाइपोथैलेमस के बारे में। भैया मैं बता दूं? आस्था जी बताइए। जी भैया, पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। यह हाइपोथैलेमस मास्टर से मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं इसको। जैसे पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, तो हाइपोथैलेमस जो होता है उसको मास्टर से भी मास्टर ग्लैंड कहा गया है। हाइपोथैलेमस के साथ पिट्यूटरी जुड़ी हुई होती है, और इससे जो दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी का तापमान नियंत्रित करता है, और यह नींद, भूख, प्यास, गुस्सा, प्यार, नफरत, सारी संवेदनाएं इसी से आती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बता दिया, बहुत बढ़िया आस्था जी, ऐसे पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया। आगे मेरा क्वेश्चन है, मुझे बताएंगे मिड ब्रेन के बारे में। मुझे रोशनी गौर जी बताएंगी मिड ब्रेन। हेलो जी बताएंगे, और पोजीशन भी बताया करो, मिड ब्रेन के ऊपर क्या है, मिड ब्रेन के नीचे क्या है। ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, पेपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। मिड ब्रेन में आपने दो पार्ट बताए थे, सुपीरियर कोलोकली और इंफीरियर कोलोकली। इसमें क्या होता है, सुपीरियर देखने से संबंधित होता है, और इंफीरियर में सुनने से संबंधित आपने बताया था। और ये फोर ब्रेन के और ये फोर ब्रेन के नीचे शायद ऐसा कुछ बताया था। ठीक है, फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट? सर एपिथैलेमस या हाइपोथैलेमस, बताओ कौन सा इन दोनों में से? सर याद नहीं है, हाइपोथैलेमस शायद। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, हाइपोथैलेमस से नीचे होता है ये। जी सर। अगला मेरा क्वेश्चन है विभा नागपाल जी से, वो मुझे बताएंगी सेरिबेलम के बारे में। विभा नागपाल जी। हाँ जी सर, सेरिबेलम को सर लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, और ये पूरी ब्रेन के वेट का 10% होता है, और मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, और वॉलंटरी मसल्स के एक्शन को कंट्रोल करता है, पॉस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करता है मेनली। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला मेरा क्वेश्चन है, मुझे बताएंगे कुंदन कुमार जी। कुंदन जी, आप मुझे बताएंगे मेडुला ओब्लंगेटा, इसके ऊपर कौन सा पार्ट है, इसके नीचे कौन सा पार्ट है, और मेडुला ओब्लंगेटा में क्या होता है वो बताएं मुझे। जी सर, आवाज जा रही है? आ रही है, बताइए। हाँ, मेडुला ऑब्लिंगेटा ये हमारा श्वसन, रेस्पिरेटरी जो होता है, और हार्ट को नियंत्रित करता है ये, और ऑटोनोमिक एक्शन जैसे ब्रीदिंग है, हार्ट बीट रेट है, इसको भी कंट्रोल करता है। स्लीपिंग, सलाइवा जो है उसको कंट्रोल, और स्वेलिंग जो लेते हैं उसको ये कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। और हेलो, इसके नीचे इसी से कनेक्टेड होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, इसी से जुड़ा हुआ होता है। और इसके ऊपर कौन सा पार्ट होता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा के ऊपर हमारा पोन्स होता है ना, पोन्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में जो मैंने आपसे पूछे हैं अभी, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएंगे ब्रेन मेनिंजेस के बारे में। मुझे कौशल जी बताएं मेनिंजेस क्या होती है। मेनिंजेज होता है, उनके लेयर्स होते हैं, उसके बीच में फ्लूइड भरा होता है।
उसी को कहते हैं, उसको CSF कहते हैं, स्पाइनल फ्लूइड होता है। ज्यादा हो जाता है तो मेनिंजेस के नाम बता दीजिए कौशल जी। क्या चीज? तीनों मेनिंजेस के नाम क्या हैं? वो नाम मैं लिख नहीं पाया, बाकी सब तो लिख लिया था वही। अब कल भी यही हुआ, जो नहीं लिखा आपने वही पूछ दिया, आज भी वही हुआ। सब लिखा। चलो बताओ, आप जो बता रहे थे वो बताओ, जो बता रहे थे। अच्छा, एक तो आपने स्पाइनल कॉर्ड वाला सबसे लास्ट वाला यहाँ तक आ गए तो ये बताओ। स्पाइनल कॉर्ड सुषुम्ना, इसको मेरुरज्जु और रीढ़ भी कहते हैं। वयस्क में 45 सेंटीमीटर का होता है, L2 तक होता है, ब्रेन से लेकर के नीचे L2 तक होता है। और ये जो है सर्वाइकल लंबर क्षेत्र में अनुभागों में मोटी होती है, सर्वाइकल और लंबर क्षेत्र में। और ब्रेन के अंदर, दूसरा आपने सबसे लास्ट में बताया था, ब्रेन के अंदर व्हाइट मैटर होता है और ब्रेन का बाहरी जो एरिया होता है उसमें ग्रे मैटर होता है। जबकि वर्टेब्रा में ठीक इसका उल्टा होता है कि बाहर व्हाइट मैटर होता है और अंदर ग्रे मैटर होता है। और इसी दौरान आपने एक इम्पोर्टेंट चीज बताई थी, उसमें न्यूरॉन्स में आ गए थे, तो उसमें आपने कहा था, पहले मुझे ध्यान में नहीं था तो आज मैंने लिख लिया उसको जानबूझ के, कि न्यूरॉन्स में सेल डिवीजन क्यों नहीं होता है। और ये जो है, जब योगा कराने जाते हैं तो वहाँ भी बताते हैं कि न्यूरॉन में ये ब्रेन को एक्टिव रखना चाहिए क्योंकि सेल डिवीजन नहीं होता। तो वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें सेंट्रोजोम नहीं होता है न्यूरॉन सेल्स में। सेंट्रोजोम्स बाकी सेल्स में होता है और सेंट्रोजोम का काम होता है कि सेल डिवीजन में भागीदारी निभाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो रोजमर्रा में काम आ सकती है लोगों को बताने में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया कौशल जी आपने, थैंक यू। अब मुझे बताएंगे अंजना शर्मा जी, आप मुझे बताइए कि CSF बढ़ जाने से एक प्रॉब्लम होती है, क्या नाम है उस प्रॉब्लम का और क्या होता है उसमें, बताइए अंजना शर्मा जी। CSF का थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है भैया मुझे अभी। CSF की फुल फॉर्म बता दीजिए। CSF का सेरी ब्रोस्पाइनल द्रव्य फ्लूइड। तो इससे कोई प्रॉब्लम होती है बढ़ने से? भैया अभी थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे संतोषी चंदेल जी मैं बताएं। बताऊं क्या? बताओ कुंदन। चल नाम की बता। बीमारी स्वेलिंग आ जाती है भैया, याद आ गया थोड़ा सा, आपने बताया था अभी क्लास में ही। स्वेलिंग आती है ना एक वेन्स के अंदर। बताओ कहाँ पे आती है स्वेलिंग हो? हाँ और स्वेलिंग क्या होता है फिर स्वेलिंग आने के बाद? स्वेलिंग आती है, शायद फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है तो फिर उसको वो ट्रीटमेंट कैसे, अभी नहीं क्लियर हो रहा है, बट स्वेलिंग का मैंने थोड़ा सा याद है मुझे। वेरी गुड, ठीक है, करीब तो पहुंच गए। संतोषी जी आप पूरा करें इनका आंसर। जी, हमारे ब्रेन पे जो परत होती है उसमें जो CSF करके जो फ्लूइड रहता है वो बढ़ जाता है, उससे मेनिंजाइटिस करके बीमारी होती है। और उससे क्या होता है फिर, हमें प्रॉब्लम कौन सी हो सकती है, सामान्य रूप से कौन सी होती है? सामान्य रूप से वो ब्रेन की बुखार बोलते हैं, जो मस्तिष्क बुखार है, मेनिंजाइटिस नाम की जो बीमारी होती है वो हो जाती है। फिर उसको अगर कंट्रोल करना है तो स्पाइनल कॉर्ड पे वो इंजेक्शन लगाते हैं कुछ और उससे निकालते हैं। अच्छा हाँ भैया, दिमागी बुखार बोलते हैं ना शायद उसको। सर की आवाज ठीक है। न्यूरॉन के बारे में बताएंगे, डेंड्राइट्स क्या है, सेल बॉडी, एक्सोन, मेलिफिजन, जो माइलिन सीट होती है, साइनेपेटिक नोड्स होते हैं, इसके बारे में शालिनी जी आप मुझे बताइए। क्या पूछा था आपने, एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए। न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर का है, स्ट्रक्चर होता है ना न्यूरॉन का, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनके पहले नाम बताइए सीरीज में। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पूछ रहे हो आप? ना टाइप्स नहीं पूछ रहा मैं, एक न्यूरॉन के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनकी सीक्वेंस पूछ रहा हूँ आपसे। एक अक्षतंतु होता है, AXM कहते हैं, और दूसरा डेंड्राइट्स होता है, और तीसरा साइनोड नोड होता है। और जो एक्सॉन नर्व होता है उसमें जो है होता है वो सेल बॉडी को दूर ले जाता है, आई थिंक साइनोड नोड से। और इसमें माइलिन सीट होती है जो उसमें होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से में होता है। और एक माइलिन सीट होती है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एब्सेंट होती है।
और इसमें जो सेंट्रल सेल्स होती हैं जो उसमें वसीम पदार्थ होता है जिसकी वजह से जो इसका रंग सफेद होता है, जो आपने अभी बताया ब्रेन में ग्रे कलर का बाहर होता है और व्हाइट कलर का अंदर की तरफ होता है, ये इस सेल्स की वजह से होता है। कौन सेल? ठीक है, और अब मुझे वो इम्पल्सिस बता दीजिए सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल के बारे में। सेंट्रीपिटल अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इसका। ठीक है, मैं मुझे बताऊं भैया? बताएं। जी बताओ प्रेरणा जी, बताओ। भैया जो सेंट्रीफ्यूगल होती है उसमें जो सेल बॉडी से मैसेज जो है वो अवे जाता है, मतलब एक्सोन लेकर जाता है। और जो सेंट्रीपिटल है उसमें क्या होता है, डेंड्राइट से टुवर्ड्स सेल बॉडी जाता है मैसेज। बहुत अच्छा आंसर दिया प्रेरणा जी आपने, बहुत बढ़िया। भैया पहले वाले का भी मैंने ओपन किया था और आंसर भी दिया था। एक्चुअली ब्लूटूथ से कनेक्ट था ना, तो वो आप तक आवाज नहीं आई, मैं बोल बाल के निकल गई। कोई बात उसके नहीं, लिए कोई बात सॉरी भैया, मुझे आता था हाइपोथैलेमस वाला भी। कोई बात नहीं। तो अब मैं, हमारा आज का कंप्लीट हो गया और मैं यमुना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि शांति पाठ करें। राहुल जी, कल वाली स्लाइड्स और आज वाली स्लाइड्स में फर्क है क्या? थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। ओके। हाँ